नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर नेथन के साथ अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही होती है। दरअसल वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन पर काम कर रहे थे, जहां पर उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। मगर समझने वाली बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट तो हो रहा था, मगर वो कहाँ जा रहा है ये जानना मुश्किल था। तब नेथन उसे अपने एक्सपेरिमेंट एटम पर शिफ्ट करने को बोलता है, तो एना ऐसा ही करती है। लेकिन जब वो अपना काम शुरू करती है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका काम रुक जाता है। दरअसल इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स की जरूरत पड़ेगी ताकि कि ये लोग छोटे से छोटे चेंज को भी नोटिस कर सके। अब इसके लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो कि इनके पास नहीं थे। अब ये लोग अपनी दोस्त लिज के साथ ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लिज इन्हें इसका हल बताती है। वो कहती है कि अगर वो यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को हैक कर लें तो इसका ये एक्सपेरिमेंट आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब ऐसा करना इलीगल था, मगर कोई और चारा ना होने पर ये दोनों इसके लिए मान जाते हैं और सब कुछ सेट होने के बाद ये लोग दोबारा से अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस दफा ये लोग बड़ी चीजों जैसे कि मार्बल्स और रूबिक्स क्यूब तक को गायब करके वापस ला पा रहे थे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे थे। साथ ही वो उनके पाथ को भी कैलकुलेट कर पा रहे थे, यानी कि इस तरह वो लाइट की स्पीड से चीजों को ट्रेवल करवा रहे थे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अपनी इसी अचीवमेंट को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह एना देखती है कि यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ स्टूडेंट्स एनिमल टेस्टिंग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और ये लोग भी अपने लैब में ऐसे ही टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे, जहाँ पर इस बार वो लोग लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करने का ट्राई करते हैं, जिसमें कि ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और ये एक और बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह बस कुछ ही सेकंड्स में जा पाएगा। अब अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए इनको फंड की जरूरत होती है, इसलिए नेथन अपने फादर और लिज अपनी ग्रैंड मदर से कुछ पैसे मांगता है। लेकिन तब इन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है जब इन्हें पता चलता है कि इनकी यूनिवर्सिटी के सारे सर्वर्स को बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया है, यानी अब इनकी पूरी डिस्कवरी डिस्ट्रॉय होने वाली थी और 24 घंटों में इनके सारे हैकिंग सर्वर्स बंद हो जाएंगे। अब इनके पास बस कुछ ही घंटे हैं अपने एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पर टेस्ट करने के लिए, इन शॉर्ट इंसानों पर करने के लिए। और अगर इन्होंने सक्सेसफुली ये कर लिया तो ये लोग बच सकते हैं और साथ ही साथ इनका बड़ा नाम भी होगा। तो अगले दिन ये लोग एक इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट एना का होता है तो वही वार्म होल में जाने के लिए तैयार होती है, जिससे पहले नेथन उसे किस करता है। असल में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर काम होने की वजह से इन्होंने कभी एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया। लिज उसे हेड्स ऑफ करती है और वो गायब हो जाती है और सीन भी यहीं पर ब्लैंक हो जाता है। तभी किसी की चीखने की आवाज आती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं जो कि अभी अभी नींद से उठती है और उठने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ पर लैब में उसे लिज और नेथन मिलते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि कंप्यूटेशन की कमी की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर रोकना होगा और अब वो फिर से एक एटम पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब एना को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि एटम पर तो एना ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और वो सक्सेसफुल भी रहा था, यहाँ तक कि लिविंग एनिमल्स भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली एना को उस टेस्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, इसीलिए वो लैब से बाहर आ जाती है और बाहर उसे नजर आता है कि अभी भी एनिमल टेस्ट पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कि एक लड़का जेम्स एना के पास आता है और उसे एनिमल टेस्टिंग से रोकता है। पर एना बोलती है कि मैंने कभी भी एनिमल्स पर टेस्ट नहीं किया है। इसके बाद एना अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम घर शिफ्ट कर रही होती है, तो वो उसे पूछती है कि मैं तुम्हारे बचपन की पिक्चर्स का क्या करूं। तो एना उन्हें बोलती है कि उस सबको फेंक दे, जिस पर कि उसकी मॉम बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि एना हमेशा से ही अपने बचपन की पिक्स को बहुत संभाल के रखती थी। फिर जब एना अपने घर में अपने रूम में जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके रूम में कोई आया था, जैसे यहाँ पर चोरी हुई थी। तभी उसे एक मंकी मास्क वाला आदमी नजर आता है जो कि उसका सामान लेकर भाग रहा था। तभी एना भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो मंकी मास्क वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो भागने से पहले एना को स्टेयर से नीचे धक्का देता है, जिससे कि वो गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर जब एना की आंख खुलती है तो वो फौरन ही अपनी मॉम को कॉल करती है और वो उन्हें सारी स्टोरी बता देती है। उसकी मॉम उसे पुलिस को कॉल करना सजेस्ट करती है, जिसके बाद एना ऐसा ही करती है, मगर कोई भी उसके घर पर पुलिस वाला नहीं आता। बाद में वो लैब भी जाती है और नेथन को सारी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके घर पर रॉबरी हुई है, मगर यहाँ पर नेथन भी उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता और वो उसे बोलता है कि वो आराम करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब हम यहाँ पर नेथन के बिहेवियर में थोड़ा चेंज देखते हैं, या फिर शायद एना का बिहेवियर ही कुछ अलग है।
खैर एना नेथन की बातों से काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, यहाँ तक कि लिज भी उसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं देती। एना उन दोनों को बोलती है कि एक्सपेरिमेंट के बाद उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, उसे कोई भी चीज याद नहीं रहती। ये सब चलते चलते एक दिन इन लोगों को यूनी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जो कि बेसिकली सर्वर हैकिंग के बारे में था, यानी कि अब सभी हैकिंग सर्वर्स की चेकिंग होगी। अभी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ये तीनों ही काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम की सजा जेल भी हो सकती है। एना अब सब कुछ भूल रही थी, इसीलिए वो अपने साथ एक डायरी रखती है ताकि कि वो हर छोटी से छोटी चीज को नोट करे, ताकि उसे अगर कुछ भूल जाए तो वो डायरी को खोलकर उसे याद कर ले। अब नेक्स्ट डे जब एना को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता तो वो अपना सलाइवा सैंपल लेती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन जब वो अपने सैंपल को स्टोर रूम में रखने जाती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम में लॉक लगा हुआ है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके लैब के स्टोर रूम को कभी भी लॉक नहीं लगाया गया। जिस पर कि उसे उन दोनों पर शक होता है। वो उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, तो जिस पर नेथन उसे रिलैक्स रहने को बोलता है और वो उससे उसका सलाइवा टेस्ट भी ले लेता है। नेथन उसे बोलता है कि वो खुद ये सैंपल डॉक्टर के पास लेकर जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी उसके घर भिजवा देगा। इसके बाद एना बाहर आ जाती है और वो उन प्रोटेस्टेंट्स को फिर से देखती है जो कि अभी भी यूनी के बाहर खड़े थे। हम अंदर लैब में नेथन को देखते हैं जो कि एना के सारे सैंपल्स डस्टबिन में फेंक देता है। बाहर एना एक मंकी मास्क वाले आदमी को देखती है और उसे लगता है कि ये ही वो चोर है, पर वो जब अपने आसपास देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही मंकी मास्क वाले लोग होते हैं। इसके बाद एना के पास जेम्स आता है जो कि उसे एनिमल टेस्टिंग के लिए वार्न करता है, पर एना बोलती है कि वो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे इल्यूजन आता है कि वो मंकी मास्क वाला और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही है। एना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब रात को एना इल्लीगल तरीके से यूनी के लैब में आती है, ये देखने के लिए कि वो स्टोर रूम क्यों बंद है। वो पीछे के दरवाजे से उस स्टोर रूम में पहुंच जाती है जो कि लॉक था, और वहाँ पर अपनी वेट मशीन भी देखती है, जिससे कि वो शॉक्ड हो जाती है कि उसकी वेट मशीन यहाँ क्या कर रही है। जिसके बाद अब एना को नेथन की कॉल आती है जो कि उसे डिनर पर इनवाइट करता है, जिसमें कि एना मान जाती है। असल में एना कब क्या कर रही है, वो कहाँ पर है, इसके बारे में नेथन को खबर होती है। इसीलिए जब एना अभी भी स्टोर में थी तो नेथन को पता चल चुका था, इसीलिए वो उसे डिनर पर बुलाता है। लेकिन नेथन को एना के बारे में कैसे पता चला, ये हम बाद में जानेंगे। अब जब नेथन और एना डिनर टेबल पर होते हैं तो तब एना बहुत ही कंफ्यूज रहती है। वो नेथन से पूछती है कि एक्सपेरिमेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ था, पर नेथन उसे कुछ नहीं बताता और आराम करने को बोलता है। वो उसे बोलता है कि उसने वो सैंपल डॉक्टर को दे दिए थे और कुछ ही घंटों में उसकी रिपोर्ट्स भी बंद करने को बोलता है, क्योंकि पहले ही उनकी यूनी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और वो उसे बोलता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर कि एना बोलती है कि अगर तुम मुझे किस करो तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर लूंगी, पर सरप्राइजिंगली वो उसे किस नहीं करता। अब जब नेक्स्ट डे यूनी में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तब इन्वेस्टिगेटर को एना पर शक होता है, इसीलिए वो एक रूम में एना से साइबर हैकिंग की इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन यहाँ पर एना इस बात पर जान छुड़ा देती है कि वो तो बस एक साइंटिस्ट है, उसे हैकिंग के बारे में क्या पता होगा। इसके बाद एना वहाँ से बाहर आ जाती है और लैब में लिज और नेथन पर इल्जाम लगाती है कि उन लोगों ने उसका प्रोजेक्ट चोरी कर लिया है, पर नेथन बोलता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट चोरी नहीं हुआ है, बल्कि वो तो तुम्हारे घर पर सेफ है। एना काफी डिप्रेस्ड हो जाती है कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो सब कुछ भूल जाती है, उसे भूख भी नहीं लगती, साथ ही साथ उसके असिस्टेंट लिज और नेथन उसे सही से ट्रीट भी नहीं करते हैं। और जब वो अपनी मॉम को कॉल करती है तो वो भी उससे अजीब तरीके से बात करती है। वो उसे बोलती है कि तुमने मुझसे बात करने के लिए एक कोड रखा हुआ है और जब तक तुम मुझे वो कोड नहीं बताओगी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तो जिस पर एना हैरान हो जाती है कि कोई मॉम अपनी बेटी से बात करने के लिए कोई कोड क्यों रखेगी, लेकिन फिर उसकी मॉम बीच में ही कॉल काट देती है। एना को ऐसा लगता है कि जैसे उस एक्सपेरिमेंट में उसका ब्रेन डैमेज हुआ है, जिस पर के वो कुछ भी याद नहीं रख पाती है। साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है कि जिस एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी सोल पीछे रह गई है। इसके बाद एना लाइब्रेरी जाती है और बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगती है, और फिर उसे वहीं पर एक न्यूरोलॉजिस्ट भी मिलती है, जिस पर एना उसे पूछती है कि क्या हमारे ब्रेन की मेमोरीज का भी कोई वेट होता है। वो बोलती है कि नहीं, इनका कोई भी वेट नहीं होता, ये तो बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। अब एना लैब की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे नेथन की कॉल आती है जो कि उसे लैब में ही आने को बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि एना लैब की तरफ जाते हुए पहले उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी, इसीलिए वो फिर बाद में एना को लैब न आने और घर पर ही रेस्ट करने को बोलता है। लेकिन वो नेथन की बात नहीं मानती और उसके घर को इन्वेस्टिगेट करने लगती है, और फिर उसे इल्यूजन्स आते हैं कि लिज और नेथन एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच्ड हैं। और फिर वो लैपटॉप में वही एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखती है जो एक्सपेरिमेंट के वक्त रिकॉर्ड की गई थी, और जब वो उस वीडियो को देखती है तो उसे एक ही टाइम में 2 एना नजर आती हैं, और ये सीन इस मूवी का क्लाइमेक्स है। एना काफी डर जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एना की ये हालत उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है।
और अब उसे ये भी पता चल चुका था कि वो बस एक ही एना नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक दूसरी उसकी कॉपी भी है। अब जब नेथन वहाँ पर पहुँचता है तो एना एक ड्रॉर से गन निकालती है और उस पर पॉइंट कर देती है। वो नेथन से एक्सपेरिमेंट वाला वाकया पूछती है तो नेथन उसे रिलैक्स रहने को बोलता है, जिस पर गलती से उसके हाथ से ट्रिगर दब जाता है और नेथन जख्मी हो जाता है। बाद में हमें ये सारी बात रिवील होती है, जहाँ पर लिस और नेथन एना को बताते हैं कि तुम असली वाली एना नहीं हो, तुम बस उसकी एक लाइट हो। जिसके बाद एना इन दोनों को समझाती है, गिड़गिड़ाने लगती है। वो उन्हें बोलती है कि वही असली एना है, उसे सब कुछ फील होता है, वो सब कुछ सोच सकती है, चल फिर सकती है, तो वो असली एना कैसे नहीं हो सकती। जिसके बाद लिस और नेथन के बुलाने पर असली एना आ जाती है और वो उस एना लाइट को बोलती है कि तुम मेरी बस एक कॉपी हो, इसलिए तुम्हारा कोई वेट नहीं है, तुम्हें भूख नहीं लगती है, और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि तुम असली एना हो ही नहीं। पहले तो एना लाइट को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, पर फिर जो कुछ भी उसे एना मैटर यानी कि एना वेट बोलती है तो वो उसको मान जाती है। लेकिन इसके बाद अब लिस और नेथन एना लाइट को डिस्ट्रॉय करने का बोलते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। एना लाइट उसे बहुत समझाती है कि वो उसे डिस्ट्रॉय ना करे। तो तब एना वेट यानी कि एना मैटर उसे बोलती है कि डिस्ट्रॉय उसे ही किया जाता है जिसका कोई वजूद ना हो, और उसका वजूद नहीं है। इसके बाद एना लाइट वार्म होल में जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो जाने से पहले अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब भी उसकी टेलीपोर्टेशन कहीं और जरूर होगी, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अब बात करते हैं मूवी के मेन पॉइंट्स की। तो वो ये है कि एना लाइट का क्या हुआ। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो एना डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई थी, वो टेलीपोर्ट कहीं हुई थी। लेकिन इससे पहले हम वार्म होल के बारे में जानते हैं। अब वार्म होल स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता है, तो अब इसके अंदर का ऑब्जेक्ट भी शॉर्टकट वे में ही जाएगा, यानी कि हम वार्म होल से एक जगह से दूसरी जगह लाइट स्पीड से भी कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, और वो भी बिना साइंस के रूल तोड़े। जिसकी वजह से एना मैटर एक मैटर की तरह एक सही जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन उसकी लाइट, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो जब तक एना की लाइट सही जगह पर पहुंचती है तो लो कंप्यूटेशन की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एना की लाइट पीछे ही छूट जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उन्होंने एना लाइट को तो टेलीपोर्ट कर दिया था, पर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, क्योंकि लाइट तो एक एनर्जी है और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो एना लाइट बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, और इस बात का प्रूफ हमें मूवी के लास्ट सीन में मिलता है कि जब टेबल पर पड़े हुए ब्लड सैंपल में इंसान का शैडो नजर आता है, जो कि डेफिनेटली इस बात का प्रूफ है कि एना लाइट अब एना मैटर का रिफ्लेक्शन है, या फिर एना लाइट एंटी मैटर बन गई है। और हम लास्ट सीन में एना के बिहेवियर को भी बहुत डिस्टर्ब पाते हैं, क्योंकि रियल एना ने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया, क्योंकि एना के पास अब कोई भी इमोशंस नहीं है, उसके सारे इमोशंस तो एना लाइट के पास हैं। इन शॉर्ट, रियल एना और एना लाइट एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं।